Sikkim, as a northeastern state, has a significant portion of farmers or people who earning their livelihood from agriculture. Tonight, we have Dr. Ashok Kumar, Head, Regional Center Sikkim, Indian Council of Agricultural Research, Complex, Northeastern Hill Region. Sir, welcome to the studio of Akashvani Gangtok. Sir, could you please enlighten us the present agriculture scenario of Sikkim? सिक्किम एक जैविक राज्य है और इसका प्रोसेस जो शुरू हुआ था 2003 से शुरू हुआ था और जाके फाइनली 2016 में जैविक राज्य घोषित हो गया है। और इसमें टोटल एरिया लगभग 74,000 हेक्टेयर है और जो 100% ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है। और ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम को डिक्लेयर करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए इनपुट जो लगता है, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब लगाए जाते हैं, उसकी बहुत कम ज़रूरत। और ये सारी चीज़ें जब हम लगाते हैं, खाने लायक चीज़ें नहीं रह जाती हैं। जैविक रूप से उगाए हुए किसी पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसमें बहुत कम चांसेस होता है कि कैंसर जैसी बीमारियां कम हो। जैसे आप देखिए, उसका एक रीज़न है कि इनडिस्क्रिमिनेट, एकदम अनकंट्रोल यूज़ होता है जो इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनका। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, जैसे साइंटिस्ट बताते हैं कि आप इतनी मात्रा में यूज़ कीजिए, कम मात्रा में यूज़ कीजिए, लेकिन किसान उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी आप यूज़ करेंगे तो उसका दुष्परिणाम ही आता। तो सिक्किम में जो भी हम ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किए हैं उसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो बहुत सारे हैं, लेकिन केवल डिक्लेयर करने से नहीं, जितने प्रोड्यूस होते हैं उसको आप सर्टिफाई करवाइए। नहीं तो किसानों का जो भी इन्वेस्टमेंट है, इवन स्टेट का भी इन्वेस्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, इसमें सब इन्वेस्टमेंट करके अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट नहीं हो पाया तो ये फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। तो जो भी किसान पैदा कर रहे हैं उनको ऑर्गेनिक सर्टिफाई करवाएं और उसका मार्केट प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ऑर्गेनिक में जब आप पेरिशेबल चीज़ जैसे फल, सब्जी, ये सब कर रहे हैं तो उसका तुरंत मार्केट चाहिए और उसका वैल्यू चेन डेवलप होना चाहिए, जिससे उसको काफ़ी देर तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं और जो कंज्यूमर तक पहुंच सके। अगर इसको सिस्टमेटिक किया जाए तो बहुत फ़ायदे हैं। किसान यहाँ पे जो भी पैदावार कर रहे हैं, जी सर, 100% स्टेट डिपार्टमेंट ने सर्टिफाई कर दिया है ज़मीन को कि आपका ऑर्गेनिक। किसानों को जो भी फसल पैदा कर रहे हैं उसमें फसल भी ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ICAR, जो जैविक कृषि का बात हम लोग कर रहे हैं, ICAR का इसमें कैसा भूमिका रहा है? ICAR का तो बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि देखिए खेती में जब तक कोई भी अनुसंधान नहीं होगा तो उतना बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती आपको। किसान करते हैं, जैसे हम लोग बहुत जगह ऐसे रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ट्राइबल सबप्लान का जंगू में, तो वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो किसानों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं, कुछ तो फसलें नहीं पता होती हैं। तो उसमें अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, इसमें टोटल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल सब कुछ बैन कर दिया गया है। तो फिर किसान कैसे करेंगे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं कि उनको भले बैन कर दिए गए हैं ऑर्गेनिक सोर्सेज, लेकिन पौधे को तो खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट तो किसी न किसी फॉर्म में चाहिए। तो हम लोग ये पता करते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट को देने से, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो कौन कौन से सोर्सेज, जैसे गाय का गोबर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जी सर। तो हम लोग पता करते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितना डालने में, कौन से, जैसे यहाँ सबसे फेवरेट है लार्ज कार्डमम, बड़ी इलायची और सुंतला, तो इसमें कितना कितना मात्रा में ये सारी खादें मिला के डालेंगे तो ये पौधा ऑर्गेनिक सिस्टम में बढ़िया प्रोडक्शन देगा। दूसरी चीज, इंसेक्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे बढ़िया चीज क्या है कि प्रिवेंशन, बचाव करिए आप। कभी भी बीमारी आ गई तो ऑर्गेनिक सिस्टम में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी सर। तो आप ये इंतजार मत कीजिए कि बीमारी आए, उसके पहले ही सावधानियां रखिए जिससे कि बीमारियां ना आए। जैसे कोई फसल लगाते हैं, अगर बहुत घनी लगा देंगे तो एक दूसरे के जब बहुत करीब होगा तो बीच में हवा पास नहीं होगी, हवा पास नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी उसमें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। दूसरा है क्रॉप रोटेशन, हम लोग बोलते हैं।
फसल चक्र बदल के लगाना। जैसे हमारे यहाँ किसान क्या करते हैं, एक बार किसी फील्ड में अदुआ लगा दिया तो बोलते हैं कि यहाँ पे तो बहुत बढ़िया अदुआ है, उसको फिर अगले साल उसी खेत में लगाएंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि पहले साल में इतने इनाकुलम बन जाते हैं कि दूसरी साल अगर आप अदरक लगाएंगे तो अदरक का फसल ऑलमोस्ट नील के बराबर प्रोडक्शन देगा, क्योंकि उसमें माइक्रोब ऑलरेडी इतने ज़्यादा होते हैं। दूसरी बार जब वही सेम खाना उनको मिलता है तो बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। जी सर। तो हम लोग ये बोलते हैं कि एक बार जिस खेत में आपने अदरक लगा दिया उस साल में कम से कम 3 साल अदरक नहीं लगाइए। ऐसे कोई भी फसल एक खेत में लगाएं तो उसी फसल को फिर दोबारा रिपीट मत कर दीजिए उसी साल में, उसको हमेशा 2-3 साल के अंतराल पे लगाइए। ये कुछ चीज़ें जो हम 15-20 मिनट में ये रिकॉर्डिंग में आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम सावधानी की तरह से लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। सर, एक बेसिक सवाल सब श्रोताओं को और हमारा कृषक भाइयों को भी रहता है कि जैसे सिक्किम एक पहाड़ी राज्य है जी, इसका मिट्टी थोड़ा अलग किस्म का है जी। तो सर जैविक कृषि में मिट्टी का कितना भूमिका रहता है सर? जैविक कृषि में देखिए मिट्टी ही मेन चीज है। जैविक कृषि की आत्मा ही मिट्टी है। मिट्टी के भरोसे जैविक कृषि टिका हुआ है। कोई भी केवल जैविक कृषि ही नहीं, इवन मनुष्य भी, जानवर भी, हर कोई मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी चीज जाता है, जैसे कैंसर कुछ जगहों पे क्यों हो रहा है जहाँ पे केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि मिट्टी के थ्रू बहुत सारे इस तरह के हैवी मेटल, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब एब्जॉर्ब होके जाते हैं पौधे के सिस्टम में। पौधे के सिस्टम से जब दाना बनता है तो दाने को हम लोग खाते हैं। जैसे आप धान या गेहूं ले लीजिए, धान लीजिए, उसमें चावल जब बनाते हैं, चावल बनाने के बाद हम ही तो खाते हैं। जी सर। तो जो मिट्टी से जो चीजें वो एब्जॉर्ब करके दाना बना हुआ वही तो हमारे अंदर जा रहा है। अगर आपका मिट्टी प्योर है तो आप प्योर खाना खा रहे हैं। और जैविक का सिद्धांत ही है, इकोलॉजी को मेंटेन करते हुए जैविक खेती किया जाता है। तो अगर मिट्टी, अगर आपकी आत्मा सही है तो सब कुछ सही रहेगा। मिट्टी अगर बढ़िया है, परफेक्ट है, जैविक है, तो उसमें से जो कुछ भी आप उगाएंगे बहुत बढ़िया, एकदम स्वास्थ्यप्रद। मतलब माँ को सर अगर अच्छा खाना खिलाया जाए तो जाहिर सी बात है संतान भी तंदुरुस्ती होगा। जी जी, यहाँ पे भी कंसेप्ट सेम ही बनता है। जी, सेम वही है। सर जानना चाहूंगा कि काफी दिनों से एक नेचुरल फार्मिंग ये टॉपिक हेडलाइन में रहा है, तो सर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ये दोनों फार्मिंग के मूल अंतर क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं सेम है, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एकदम सिस्टमेटिक वे में बना हुआ है, जो बिजनेस ओरिएंटेड है। ऑर्गेनिक में क्या है, इनपुट ज्यादा लगता है। इनपुट मतलब आप फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते, तो उसके बदले में बल्कि खाद डालते हैं। गाय का गोबर डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, रॉक फॉस्फेट डालते हैं। ये सारी चीजें डाल के जो कम मात्रा में फर्टिलाइजर से मिल जाता है, ये ज्यादा मात्रा में डाल के हम उसकी कमी को पूरी करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का इनपुट बहुत ज्यादा लगता है। जहाँ की नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग का सिद्धांत है कि आपके फार्म में जो भी चीज पड़ी हुई है उसी से सारी चीजें, सारी पैदावार करना है। जैसे आपने गाय पाल रखा है तो वहां से जो गोबर या पेशाब गाय का निकलता है, जी सर, उसको रिसाइकिल करेंगे, वहां से फिर फॉडर बनेगा। वो फील्ड में ही फॉडर, बाहर से खरीद के उसमें नहीं कुछ देना है आपको। ऑर्गेनिक में तो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड कुछ भी चीज़ बाहर से भी खरीद के आप डाल सकते हैं, लेकिन सर्टिफाइड होनी चाहिए। नेचुरल में बाहर से खरीद के आपको नहीं डालना है, केवल माइक्रोबियल कंसोर्शिया डाल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स में बताना चाहूँगा कि जैसे ट्राइकोडर्मा, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, ये सारे होते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कुछ फास्फोरसल्युलाइज करते हैं, जो प्लांट को अवेलेबल कराते हैं। तो ये माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं। इवन इसको हम ऑर्गेनिक में भी यूज़ करते हैं, नेचुरल में भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ यूज़ करके नेचुरल फार्मिंग करते हैं, इसमें बाहर से कुछ नहीं डालते। पहला अंतर तो ये हो गया कि नेचुरल फार्मिंग में इनपुट बहुत ज़्यादा लगता है, और नेचुरल फार्मिंग में जो लोकली अवेलेबल रिसोर्स है उससे बस पैदावार करते हैं। पहला। दूसरा अंतर ये है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में सर्टिफिकेशन किया जाता है और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाती है, और उसमें बहुत सारे संस्थान इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए NPOP, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसके तहत अपेडा के माध्यम से बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जो सर्टिफिकेशन कर, तो उसमें जो भी एजेंसी सर्टिफाई करेगी वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हुआ। उसमें सर्टिफिकेशन एजेंसी की रिलायबिलिटी होती है कि कौन कितना बढ़िया सर्टिफाई करता है, इसका प्रोड्यूस 100% ऑर्गेनिक है। ये भी ऑर्गेनिक में जो सर्टिफिकेशन है वो भी एक विश्वास की बात है। देखिए, जो भी सर्टिफिकेशन कर रहा है उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में है,
उस पर डिपेंड करता है। कई सर्टिफिकेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो फेक हो सकते हैं। कई सर्टिफाइंग एजेंसीज होती हैं जो अपने रिलायबिलिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो लोग उनको पसंद करते हैं कि जो थोड़ा सा भी उनको सर्टिफिकेशन में दिक्कत लगती है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं वो लोग। तो उनका जो सर्टिफिकेशन मिलता है उनका मार्केट में वैल्यू ज्यादा। तो इसमें वेल डिफाइंड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, सर्टिफिकेट मिलती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में जो है ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है, एक ग्रुप होता है जो ये बोलता है, वो ग्रुप ही पूरा सर्टिफाई करता है और वो बोलेगा कि ये ऑर्गेनिक है। तो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप, उसमें संस्थान कहीं इन्वॉल्व नहीं है, उसमें लैब टेस्ट वगैरह भी नहीं हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस ग्रुप पे, वो कितना टफ होके उस काम को करवा रहा है। जी सर। तो ये अंतर है थोड़े से ऑर्गेनिक और नेचुरल, मेन अंतर यही दो हैं। तो मार्केटिंग में अगर एक वेल ब्रांड का सील लगा हुआ है, एक कोई ग्रुप ऑफ फार्मर बोल रहा है कि हाँ ये ऑर्गेनिक है, तो वो नेचुरल में होता। ऑर्गेनिक में है, ब्रांड होगा, आपको सील होगा और सब कुछ वेल मेंटेन होगा सब कुछ। सर, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के जो बात आ ही गया है तो कृपया हम हमारे श्रोताओं को इनका प्रोसेस भी थोड़ा बयां कर दीजिए। जी, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में क्या होता है, कोई भी फार्म आप ऑर्गेनिकली सर्टिफाई करवा सकते हैं। उसमें क्या है, इनिशियल 3 साल का पीरियड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। जैसे हमने अभी बात किया था कि अपेडा सर्टिफाइंग एजेंसी अपॉइंट करता है, वो सर्टिफाइंग एजेंसी उस फार्म को टोटल मॉनिटर करता है 3 साल के लिए कि आप कहीं उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर तो नहीं यूज कर रहे हैं। उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है और वो टाइम टू टाइम कभी भी सरप्राइज चेकिंग कर सकते हैं वो सर्टिफाइंग एजेंसी। अगर कुछ भी कहीं भी मिलता है उसको इस तरह का इनऑर्गेनिक सोर्स से आप कुछ यूज कर रहे हैं तो आपका कभी बीच में भी कैंसिल हो सकता है। 3 साल कन्वर्जन पीरियड के बाद पहले स्टेप में आपका सॉयल सर्टिफाई होती है कि सॉयल ऑर्गेनिक है। सॉयल ऑर्गेनिक सर्टिफाई हो गई, उसके बाद उसमें आप कोई फसल लगाएंगे उसको अलग से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। 3 साल कन्वर्जन पीरियड के बाद तीसरे साल में आपकी मिट्टी हो जाएगी फसल लगाने के लिए। उसमें जो आप फसल उगाएंगे वो ऑर्गेनिक सर्टिफाई करवा के, ब्रांडिंग करवा के वो आप एक्सपोर्ट करें या लोकल मार्केट में जैसे चाहे भिजवा सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में कन्वर्जन पीरियड जो होता है 3 साल के बाद, ये तो फिजिकल मॉनिटरिंग हो गई। उसके बाद 3 साल के बाद सॉइल का सैंपल लिया जाता है और लैब में भी टेस्ट किया जाता है, जिससे कहीं चोरी छुपे किसी ने यूज तो नहीं कर लिया है केमिकल या फर्टिलाइजर वगैरह। तो लैब में भी टेस्ट होती है मिट्टी, उसके बाद जाके सर्टिफिकेट मिलती है कि हाँ मिट्टी ये ऑर्गेनिक, और उसमें आप फसल उगा सकते हैं और उसमें जो फसल उगाएंगे वो ऑर्गेनिक हो सकती है। बशर्ते अगर कोई फसल उगा रहे हैं तो उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुपरविजन में कराएंगे, तब वो जाके प्रोड्यूस ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगा। सर, एक अंतिम सवाल कि कोई स्पेशल संदेश हमारे श्रोताओं के लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा है कि जो मिट्टी से जुड़ा, तो मिट्टी को बढ़िया बना के रखिए और रसायन और इन सब चीजों से बचा के रखिए। तो श्रोताओं, आशा करते हैं ये वार्तालाप में आपको कई सारे सुविधाएं और अनगिनत ऐसी प्रावधान जानने को मिले हैं जो नॉर्मली हम किताबी ज्ञान से नहीं जान सकते। अशोक सर को फिर एक बार आकाशवाणी संवाद गैंगटॉक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे साथ अभी तक थे डॉक्टर अशोक कुमार, हेड रीजनल सेंटर सिक्किम, ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स, NE8 रीजियन। मेरा नाम है मैनाक चैटर्जी। जुड़े रहिए आकाशवाणी गैंगटॉक के साथ।